हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ, और ये 10 अपडेट हम दिन की टॉप 20-30 न्यूज में से कलेक्ट करते हैं। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि गलवान घाटी की घटना में जब भारतीय जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से मोदी सरकार चाइना के ऊपर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। फिर चाहे चाइनीज ऐप्स को बैन करना हो या फिर चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स को दोबारा से ना शुरू करना हो, मोदी सरकार ने ऐसे कई सारे स्टेप उठाए हैं जो कि ट्रेड वॉर के समय अमेरिका ने भी चाइना के साथ कभी नहीं किए थे। अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने चाइनीज नेशनल्स को भारत का वीजा देना ही पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऑलमोस्ट 98% की रिडक्शन देखने को मिली है। दरअसल खबर आ रही है कि साल 2024 में अभी तक भारत की सरकार ने केवल 2000 चाइनीज नागरिकों को ही भारत का वीजा इशू किया है, यानी केवल 2000 चाइनीज नेशनल्स इस साल 2024 में भारत में एंटर हो पाए हैं। जबकि कोविड-19 से पहले साल 2019 की बात करें तो उस साल 2 लाख चाइनीज नागरिक भारत का वीजा लेकर भारत के अंदर एंटर हुए थे। 2 लाख से सीधा 2000। आई नो कि साल के अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन अगर इसको डबल भी करें तो इसका मतलब है कि इस साल रफली 4000 चाइनीज ही भारत में एंटर होंगे। 2 लाख से ड्रॉप करके सीधा 4000, और ये 98% की रिडक्शन है। और जो ये 2000 चाइनीज नेशनल्स भारत के अंदर एंटर हुए हैं, इनको लेकर मुझे लगता है कि ये भी टॉप के बिजनेसमैन होंगे जिनकी कंपनीज ऑलरेडी भारत में ऑपरेट कर रही हैं। और आज की डेट में भारत की सरकार चाइनीज लोगों को टूरिस्ट वीजा ना के बराबर दे रही होगी। एंड हो सकता है कि मे बी कई सारे चाइनीज बिजनेसमैन के भी भारत सरकार वीजा रिजेक्ट कर रही हो। अब ये भी एक तरह से चाइना की सरकार के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि चाइना भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को जल्दी से सॉल्व करे। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। दरअसल इजराइल के भारत में पिछले एम्बेसडर डैनियल कैमरॉन ने पिछले कल एक स्टेटमेंट में दावा किया है कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की सेना जो हमास के ऊपर हमले कर रही है, उसके लिए भारत इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। डैनियल कार्मोन ने कहा है कि इजराइल को हथियार देकर भारत शायद अपनी तरफ से एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत के लोग उन्हें हमेशा याद दिलाते हैं कि कारगिल के समय भारत जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था तो उस समय इजराइल उनके साथ खड़ा था, और इजराइल उन चुनिंदा देशों में से था जिन्होंने हथियार सप्लाई करके भारत की मदद की थी। डैनियल कार्मोन ने आगे कहा कि भारत के लोग इस बात को कभी नहीं भूलते हैं, और अब इस समय इजराइल को हथियार देकर शायद भारत भी एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा है। ये कहना है डैनियल कार्मोन का, जो साल 2014 से 2018 के बीच भारत में इजराइल के एम्बेसडर थे। वैसे ये भारत के लिए बस एहसान की बात नहीं है, बल्कि भविष्य को लेकर भी इजराइल को हथियार देना भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। कल को अगर पाकिस्तान या चाइना के साथ दोबारा से वॉर वाली स्थिति पैदा होती है और वो वॉर कई महीनों तक खिंच जाता है, तो हमें दोबारा से हथियारों की सख्त जरूरत होगी, और उस समय इजराइल दोबारा से भारत की मदद कर पाएगा। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और यूरोप के 27 देशों को लीड करने वाले यूरोपियन कमीशन को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल यूरोप, अमेरिका और उसके अलाइज ने रशियन ओरिजिन के डायमंड के ऊपर बैन लगाने की घोषणा की थी, जिसको उन्होंने 1 जनवरी 2024 को इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। इस वजह से न सिर्फ रशिया बल्कि भारत के ज्वेलर्स को भी कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा था, क्योंकि भारत साल में जितना भी रफ डायमंड दुनिया के बाकी देशों से इंपोर्ट करता है उसका अकेले 30% रशिया से ही आता था। एंड हमारे ज्वेलर्स के पास पुराने कई सालों का स्टॉक भी पड़ा था, क्योंकि भारत के ज्वेलर्स रशिया से रफ डायमंड को इंपोर्ट करके उसको भारत में पॉलिश करके उसकी ज्वेलरी बनाकर ही यूरोपियन देशों को बेचते थे। अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन के 27 देश भारत के ज्वेलर से भी कई बिलियन डॉलर्स की डायमंड ज्वेलरी परचेज करते हैं, इसलिए जो हमने रशिया से डायमंड परचेज किए थे उनके एक्सपोर्ट अचानक से रुक गए, जिसके कारण भारत की सरकार यूरोप से लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी कि रशियन ओरिजिन के डायमंड्स के ऊपर थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। तकरीबन 1 साल के बाद यूरोपियन कमीशन फाइनली मान गया है, एंड रशियन ओरिजिन के डायमंड्स के लिए यूरोपियन कमीशन ने एक नया रूल लाया है। इस रूल के मुताबिक जो भी रफ या पॉलिश डायमंड साल 2024 के मार्च महीने से पहले ही रशिया से परचेज कर लिए होंगे, उनके ऊपर अगले 6 महीने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। अब भारत के ज्वेलर्स अगले 6 महीने तक रशियन ओरिजिन के डायमंड्स का अपना पुराना स्टॉक यूरोप के 27 देशों को आसानी से सेल ऑफ कर पाएंगे, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। कई बिलियन डॉलर्स बच जाएंगे। हालांकि 6 महीने का समय भी काफी कम है, लेकिन कुछ ना से करके कुछ ही सही। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। जब से यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से अमेरिका की जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स लगातार काफी पॉपुलर हो रही हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी ये जेवलिन मिसाइल्स युद्ध स्टार्ट होने के बाद ही दे दी थी, और यूक्रेन ने इन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल करके रशिया के हजारों टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को काफी नुकसान पहुंचाया था, और यूक्रेन की टेरिटरी में ज्यादा डीप तक घुसने में रशिया की सेना को इससे काफी दिक्कतें हुई थी। अब जो भारत की DRDO है वो भी स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उसके अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं। जबकि अमेरिका की ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, यानी बहुत ही हाईली एडवांस्ड हैं। इसी जेवलिन मिसाइल्स को लेकर अब खबर आ रही है कि अमेरिका इसकी भारत के साथ मिलकर
को प्रोडक्शन करना चाहता है। जेवलिन मिसाइल्स की मेड इन इंडिया के तहत भारत में प्रोडक्शन को लेकर दोनों देशों के बीच नेगोशिएशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं और इसका ऑफर अमेरिका ने ही सामने से भारत को दिया है। इनिशियली मेड इन इंडिया जेवलिन मिसाइल्स केवल इंडियन आर्मी के लिए भारत में मैन्युफैक्चर होंगी, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में भारत इसको दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करे। एंड ऑब्वियसली अब ये अमेरिकन मिसाइल है, तो अमेरिका जिन देशों के लिए भारत को परमिशन देगा, भारत भी केवल उन्हीं देशों के मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर पाएगा। आज की 5th अपडेट आ रही है चाइना से। दरअसल चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी MSS ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक अब जो चाइना के अंदर जितने भी ड्यूल यूज एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर सिविलियंस के विंडो शीट्स को खोलकर बाहर के फोटोज क्लिक करने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ड्यूल यूज एयरपोर्ट वो होते हैं जिनको देश की सेना एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है और साथ में वहां पर कमर्शियल फ्लाइट्स भी ऑपरेट होती हैं, जैसे कि हमारा लद्दाख एयरपोर्ट है। चाइना के सर्कुलर के मुताबिक मिलिट्री फैसिलिटीज की सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए चाइना के अंदर जो भी ड्यूल यूज एयरपोर्ट है, वहां पर प्लेन की लैंडिंग, टेक ऑफ और जब प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा होता है उस समय विंडो शेड्स खोलकर बाहर की फोटो या वीडियो बनाने के ऊपर रोक लगा दी गई है, ताकि इंटरनेट के ऊपर पोस्ट करने के बाद ड्यूल यूज एयरपोर्ट्स के ऊपर तैनात बाकी मिलिट्री प्लेन्स, रडार्स या सेना से संबंधित चीजें लीक ना हो जाए, क्योंकि एनिमी कंट्रीज की नजर छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर होती है। इसलिए चाइना ने ड्यूल यूज एयरपोर्ट्स के लिए ये नया रूल लाया है। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत में बन रहे भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। दरअसल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कंजेशन और ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए नोएडा में एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसका फेज 1 इस साल 2024 के नवंबर महीने में कंप्लीट होना था एंड इसके ऊपर कमर्शियल फ्लाइट्स दिसंबर 2024 से स्टार्ट होनी थी। लेकिन अब इस एयरपोर्ट की डेवलपमेंट करने वाली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया है कि कुछ कंस्ट्रक्शन डिलेज के कारण फेज 1 की डेवलपमेंट नवंबर महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगी और इसके लिए नई डेडलाइन जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अब ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अप्रैल 2025 को खुलेगा। वैसे आई होप कि और डिले ना हो और अप्रैल 2025 को ही शुरू हो जाए। इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 25 नवंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। वैसे आपने कभी प्लेन से फ्लाई किया है? हाँ या फिर ना, कभी नहीं? नीचे कमेंट करके बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से और इसमें चाइना और पाकिस्तान का भी लिंक है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में कई सारे आतंकी हमले हुए थे और वहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी के हाथ आतंकियों के कई सारे हथियार, अम्युनिशंस, साजो सामान और गियर मिले थे। अब खबर निकल कर आ रही है कि इन सारी आइटम्स में कुछ स्पेशलाइज्ड हैंडसेट्स भी मिले हैं। ये अल्ट्रासेट्स चाइना ने पाकिस्तान की आर्मी के लिए कस्टमाइज्ड किए थे और पाकिस्तान आर्मी इनको अकेले चाइना से परचेज करती है। लेकिन अब ये अल्ट्रासेट्स आतंकियों के पास भी मिल रहे हैं, जो दर्शाता है कि पाकिस्तान आर्मी भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अब अपने सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट भी भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को दे रही है। अब ये काफी डिटेल्ड अपडेट है जिसको हम इस टॉप 10 वाली वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। आज की 8th अपडेट आ रही है इजराइल हमास युद्ध को लेकर। खबर आ रही है कि इस युद्ध में टोटल कैजुअलिटीज का नंबर अब 38,000 को क्रॉस कर गया है, जिसमें अगर हम गाजा पट्टी के साथ साथ इजराइल और वेस्ट बैंक की कैजुअलिटीज को भी ऐड करें तो ये आंकड़ा 40,000 को टच करने वाला है। और अभी तक ना ही हमास होस्टेजेस को रिलीज कर रहा है और ना ही इजराइल गाजा के ऊपर हमले रोक रहा है। ऑब्वियस है कि जब तक उसके सारे होस्टेजेस उसको नहीं मिल जाते हैं तब तक वो भी इसी तरह से आगे मिलिट्री ऑपरेशन को जारी रखेगा। आज की 9th अपडेट आ रही है ईरान में हो रहे एशिया कोऑपरेशन डायलॉग को लेकर, जिसमें एशिया के 35 देशों ने हिस्सा लिया है। पिछले कल ईरान में एशिया कोऑपरेशन डायलॉग के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर भारत ने अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को नहीं भेजा, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी रवि दामू सर को भेजा गया। खास बात यह रही कि जयशंकर सर ने अपना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा पिछले कल ही खत्म किया, लेकिन वो डायरेक्ट भारत वापस आ गए मगर ईरान नहीं गए। आज की 10th अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दिल्ली की कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर के इंजीनियर शेख रशीद को शपथ लेने के लिए रिलीज करने से इनकार कर दिया था। टू बी प्रिसाइज, इनकार नहीं किया था बल्कि इसको और डिले कर दिया था। इंजीनियर शेख रशीद कश्मीर की बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव जीता था, जिसके बाद इसने कोर्ट से अपील की थी कि देश की लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर के ऊपर शपथ लेने के लिए उसको पैरोल मिले और कुछ दिन के लिए उसको रिलीज किया जाए। अब इसी को लेकर दिल्ली की कोर्ट ने नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी NIA से पूछा है कि वो इंजीनियर शेख रशीद को MP के तौर के ऊपर शपथ लेने के लिए कब रिलीज कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली कोर्ट ने NIA से कहा है कि वो 1 जुलाई तक अपना जवाब सबमिट करे। 1 जुलाई के दिन दिल्ली की कोर्ट NIA का रिस्पांस देखेगी और हो सकता है कि कोर्ट इंजीनियर शेख रशीद को MP के तौर के ऊपर शपथ लेने के लिए पैरोल के ऊपर रिलीज भी कर दे। अब इस बात के चांसेस काफी हाई लग रहे हैं, वरना इंजीनियर शेख रशीद की पिटीशन सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाती। इंजीनियर शेख रशीद नेशनल पॉलिटिक्स में साल 2015 में पॉपुलर हुआ था, जब इसने श्रीनगर में बीफ पार्टी का आयोजन किया था। हालांकि उसके बाद इसको बीजेपी के MLAs ने
जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर ही पीटा था और इसकी काफी बेइज्जती भी हुई थी। लेकिन साल 2019 से ही इंजीनियर शेख रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और इसके ऊपर टेरर फंडिंग का केस लगा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।